नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कमजोर डेटा के बाद अमेरिका में मिला जुला कारोबार। S&P ने बनाई ऊंचाई के साथ नया रिकॉर्ड। डाउ में भी मामूली बढ़त, लेकिन नैस्डैक गिरावट के साथ बंद। एशिया बाजारों में मिली जुली शुरुआत। SGX निफ्टी में हल्की बढ़त। अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें नहीं बढ़ने की उम्मीद में 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 3% चढ़कर $1200 के पार। कच्चे तेल में भी आई तेजी। नाइमेक्स क्रूड 60 और ब्रेंट $67 के करीब। आज एशियन पेंट्स के आएंगे चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा करीब 29% और आय में 9% बढ़त का अनुमान। मार्जिन्स में दिख सकती है बढ़त। और वित्तीय घाटे के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत। वित्त वर्ष 2014-15 में लक्ष्य भी कम रहा वित्तीय घाटा। राजस्व घाटा में भी आई कमी। चीन और मंगोलिया के सफल दौरे के बाद अब से थोड़ी देर बाद दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरियाई राजदूत ने कहा, भारत को उत्तरी कोरिया से बातचीत में निभानी चाहिए बड़ी जिम्मेदारी। और मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को इंडस्ट्री संगठन एसोचैम ने दिए 10 में से 7 नंबर। कहा, टैक्स के मोर्चे पर अब भी काम बाकी। मार्केट ने भी दिया थम्स अप। और मोदी सरकार दूसरे साल में टैक्स सुधारों को देगी प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने कहा, वाजिब टैक्स नियम बनाना सरकार के एजेंडा में शामिल। रिजर्व बैंक से की कर्ज सस्ता करने की मांग। पिछले हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिला। शुक्रवार को हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी करीब आधे % चढ़कर बंद होने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन इस हफ्ते और आज के लिए क्या क्यूज दिख रहे हैं, इस पर एक चेक लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति कैसी है, आशीष वर्मा बताएंगे। मार्केट में आज और इस पूरे हफ्ते क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये समझेंगे मार्केट सेट अनिल सिंघवी के साथ। और एशियन पेंट्स जो आज बिग बॉय नतीजे पेश करने वाला है, क्या उम्मीद है और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा अगर नतीजे अच्छे रहते हैं, वरुण दुबे से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चेक लेते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हालत है और यहां पर कितना माहौल फिर भारतीय बाजारों के लिए खुलते ही बेहतर होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। आशीष बताइए, इंटरनेशनल मार्केट्स क्या स्थिति दिख रही है? मिले जुले संकेत है। अमेरिका से शुरुआत करें तो वहां पे हमने देखा था एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन दिन के लोज से अमेरिकन मार्केट्स में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। S&P आपको याद होगा थर्सडे को रिकॉर्ड हाईज थे, फ्राइडे को इनफैक्ट नए रिकॉर्ड टच करता हुआ नजर आया। डाउ अब से 20 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाईज से। नैस्डैक अभी भी 50 अंक के आसपास की दूरी बनाया हुआ है। पर कमजोर डेटा के बावजूद ध्यान रखें, इनके लोज से एक रिकवरी देखने को मिली है। कमजोर डेटा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़े आए थे जो 7 महीनों के लोज पे थे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फ्रंट पे बड़ा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए थे। इनके बावजूद मजबूती आई लोअर लेवल से। और वो मजबूती क्यों आई, क्योंकि यूएस ट्रेजरी में आपको याद होगा जो यील्ड्स में रीसेंट फॉल देखने को मिल रहा था, वो फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है। तो अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं, आपको याद होगा मंगलवार को बीते हफ्ते 6 मंथ के हाईज पे यील्ड्स पहुंचती हुई नजर आई थी, वहां से काम होती हुई नजर आ रही है और वो इक्विटी को फायदा दे रहा है। साथ साथ ध्यान रखें, यूएस डॉलर 5वें स्ट्रेट वीक डिक्लाइन होता हुआ, दबाव दिखाता हुआ नजर आया और इन सबसे फायदा मिला, लोअर लेवल से एक रिकवरी आई। यूरोप में लेकिन प्रेशर था। इनफैक्ट जर्मनी का मार्केट तो 1% की कमजोरी और दिन के लोज पे जाके बंद होता हुआ नजर आया डाक्स आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक तो यूएस में जो कमजोर डेटा आ रहा है उसका इंपैक्ट था। इसके अलावा जो यूरो में डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है उसका इंपैक्ट था। और ऑयल एंड गैस, क्योंकि ऑयल आपको याद होगा ओवर द वीकेंड कमजोरी के साथ कामकाज करा तो ऑयल एंड गैस शेयरों में दबाव देखने को मिला। लेकिन यूरोप में इंटरेस्टिंग बात, ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो द्रागी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो पूरा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उस इकोनॉमी, इस पूरे जोन में हालात सुधरे ना। तो एक इंकरेजिंग स्टेटमेंट आया था। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, मिक्स क्यूज पकड़े हैं जापान के, लेकिन ध्यान रखें आज सुबह जो मशीनरी ऑर्डर्स आए हैं उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। अदरवाइज ठंडा कामकाज है। SGX निफ्टी दिखा रहा है कि फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास मामूली मजबूती के साथ शायद कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आए। शुक्रिया आशीष इस चेक के लिए। आप देखिए 8 पॉइंट ही ऊपर इस समय SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज मार्केट्स का रुझान कैसा रहेगा, अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल गुड मॉर्निंग। ऑफकोर्स पिछला हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड था, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी मॉडेस्ट रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की क्यूज देख
बिल्कुल हर्षदा, और लगता है कि पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव के बाद अब बाजार थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। उतार चढ़ाव कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रेडिंग रेंज जो बाजार की बनी हुई उसमें अभी भी उसके बाहर निकलने के लिए कोई बड़े ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो लोअर साइड पर जो रेंज के लिहाज से अगर आप देखें तो 8,100 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। 8,350 ऊपर की तरफ का एक दायरा हो सकता है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, ऐसा लगता है कि एक सुस्त शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की, क्योंकि एशियाई बाजारों में बहुत ज्यादा दमखम दिख नहीं रहा और ऐसे में हो सकता है मामूली अगर लाल निशान के साथ भी खुले तो बड़ी बात नहीं, लेकिन फर्स्ट हाफ लगता है थोड़ा स्टेबिलिटी वाला कंसोलिडेशन का रहेगा और हो सकता है उसके बाद बाजार फिर से आपको पिकअप करते हुए दिखे। डेटा थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अब बिकवाली का प्रेशर एफआईएस की तरफ से भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये कम से कम शुक्रवार के डेटा से समझ में आ रहा है। तो ऐसे में लगता है कि पहले इंट्राडे में 8,250 के आसपास बाजार स्टेबल होने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप बाजारों को फिर से एक मजबूती की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ये पुल बैक जो शुरू हुआ है 8,350 के आसपास जाने की कोशिश बाजार करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में चाहें तो एक थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है यहां से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की आउट परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल बाजार का मूड शायद इस हफ्ते थोड़ा सा पिछले हफ्ते के मुकाबले में बेहतर होता हुआ दिखे और उतार चढ़ाव थोड़ा कम होता नजर आए। ओके, ये है फिलहाल राय फंडामेंटली मार्केट्स के लिए, लेकिन टेक्निकल स्थिति कैसी दिख रही है? राकेश बंसल हमारे साथ लाइन पर है। राकेश, गुड मॉर्निंग। बताइए तकनीकी तौर पर क्या सेटअप है और निफ्टी के लिए क्या ट्रेड बनता है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। अगर टेक्निकली देखें तो हर्षिता मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बेस लगा चुका है और यहाँ से एक रैली बनेगी। ये बेस बिल्डिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। अगर किसी का इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है 80 to 100 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए निफ्टी पर और 8320 के टारगेट के लिए निफ्टी को बाय करना चाहिए। और जैसे भी अनिल जी भी कह रहे थे 8350 एक रेजिस्टेंस है। तो एक बार निफ्टी अगर 8355 के ऊपर निकलेगा तो एक डिसाइसिव क्लियर ब्रेकआउट होगा, तब एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और किन स्टॉक्स पर आप दाव लगाएंगे उस लिहाज से? हर्षिता, पहला कॉल होगा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। रेट सेंसिटिव का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। जीआईसी हाउसिंग प्योरली ट्रेडिंग कॉल है। 211 का एक स्टॉप लॉस लगा के जीआईसी हाउसिंग को बाय करना चाहिए 226 के टारगेट के लिए। और दूसरा कॉल होगा टीटीके प्रेस्टीज पर। इसमें भी शुक्रवार के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। मेरा ऐसा मानना है 3885 के स्टॉप लॉस के साथ टीटीके प्रेस्टीज को बाय करना चाहिए 4200 के टारगेट के लिए। ओके, टीटीके प्रेस्टीज और जीआईसी हाउसिंग, ये दो स्टॉक्स जहां पर आज तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं, वरना 8320 तक के ट्रेड के लिए आप निफ्टी में खरीदारी भी करें। लेकिन आज नतीजों पर फोकस रहेगा और एशियन पेंट्स अपने नतीजे पेश करने वाली है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट की ओर से, उस पर एक चेक ले लेते हैं वरुण दुबे के साथ। उसके अलावा हम बात भी करेंगे कि क्या स्टॉक्स में आज एक्शन रहेगा, कौन से काउंटर्स हैं खबरों वाले, पूजा और सोनम हमें बताएंगी। लेकिन सबसे पहले वरुण के पास चलते हैं। वरुण, बताइए एशियन पेंट्स क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, अब तक पेंट इंडस्ट्री की डिमांड में कोई मेजर रिवाइवल देखने नहीं मिला है और इसी कारण से इस तिमाही में एशियन पेंट के नतीजों में आपको कुछ धीमापन देखने मिल सकता है। वॉल्यूम्स में महज 7 से 8% की ग्रोथ देखने मिलेगी। आय में भी करीब 9% तक की ही ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कच्चे तेल में गिरावट हुई है उसका कहीं ना कहीं फायदा इस कंपनी को मिलेगा और इसलिए इस तिमाही में करीब 1 से 1.25% तक इस कंपनी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में भी 15 से 16% की ग्रोथ की उम्मीद है और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण इस तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको 28 से 29% तक ग्रो होते हुए दिखाई देगा। यानी कि वॉल्यूम्स और आय के लिहाज से तो एक कंपनी के लिए एक सबड्यूड क्वार्टर रहेगा, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे कंपनी इस बार एक बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती है। ओके, मार्जिन्स कुछ इंप्रूव होने की पूरी उम्मीद, हालांकि वॉल्यूम हल्के से डिप हो सकते हैं इस क्वार्टर में। लेकिन इसके अलावा कौन से दूसरे शेयर हैं जिस पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है? पूजा और सोनम हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करेंगे, जहां पर कंपनी ने अपने अप्रैल महीने के होलसेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, जहां पर ये आंकड़े थोड़े से कमजोर है, लेकिन वैसे भी मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीना वैसे भी कमजोर रहता है और माना यही जा रहा है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो जून महीने से बेहतर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो अपने नए लॉन्चेस जो नए सारे लॉन्चेस मार्केट में लाया है उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। कुल बिक्री में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी आई है। जैगुआर की बिक्री में 19% की लगभग बढ़ोतरी हुई है, वही लैंड रोवर की बिक्री में लगभग आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज आपके रडार पर होनी चाहिए। यहाँ पेट्रोल के दाम में 3.13 प्रति लीटर की और डीजल के दाम में 2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा आईजीएल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। आईजीएल ने सीएनजी के दाम दिल्ली में सीएनजी के दाम में 45 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की घोषणा की है।
ओवर द वीकेंड बहुत सारे नतीजे आए हैं। IMX विंड के नतीजे बेहतरीन रहे, जहां पे कंपनी के आय में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई, तो मुनाफा में 156% का जंप आया है। जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है और मार्जिन भी बेहद ही स्ट्रांग है। 15.5% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 6.8% के मुकाबले। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर नतीजों में दबाव देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपोजर है वो नॉर्थ और वेस्ट रीजन में काफी ज्यादा है, जहाँ पर सीमेंट के दाम में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है और उसका नतीजा यहाँ पर कंपनी के नतीजों पर भी देखने को मिला। टोटल इनकम में 10% की गिरावट देखने को मिली है। मुनाफे में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है। 53 करोड़ के सामने कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। जीवी के पावर यहाँ पे तुम्हारे नतीजे जबरदस्त है, जहाँ पर कंपनी के आय में लगभग 22% की बढ़ोतरी आई है। कंपनी ने 109 करोड़ का घाटा दर्ज किया है पिछले साल के 235 करोड़ के घाटे के मुकाबले, मतलब घाटा काफी ज्यादा कम हो गया है कंपनी का। वही मार्जिन जबरदस्त है, 44.4% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 22.9% के मुकाबले। कॉक्सटेल किंग्स के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन में फ्लैट बढ़त, लेकिन मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले साल के लॉस के सामने इस बार करीब 65 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। टाटा कॉफी यहाँ पे तुम्हारे नतीजे जबरदस्त, जहाँ पे कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो चुका है। लगभग 39 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है पिछले साल के 16 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। वही कंपनी के आय में 13% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन भी जबरदस्त 21.4% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 14.5% के मुकाबले। नतीजों के अलावा कुछ और काउंटर्स की बात करें तो पावर ग्रिड का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ सरकार ने पावर ग्रिड से अपने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी स्टेटस को अलग करने की घोषणा कर दी है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा स्टील में अमेरिकन एक टाइकून है जो टाटा स्टील के यूके स्टील वर्क्स को टेक ओवर कर सकती है। इसका फायदा टाटा स्टील को ही मिलेगा, जिसका कर्ज काफी भारी लेवल्स पर आ गया है। और आखिर में बात करते हैं इंडिया चाइना के बीच जो डील्स हुई है उसमें काफी ज्यादा कंपनी ने वहां की कंपनियों के साथ कुछ डीलिंग की है। इन्फोसिस ने शंघाई में एक कैंपस सेटअप करने की घोषणा की है। विप्रो ने भी वहां पे एक ऑफशोर डिलीवरी सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा GMR, JSPL, अदानी पावर, भारतीय एंटरप्राइजेज और IFS इंफ्रा, इन सभी ने चाइना में कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने की घोषणा की है। तो ये सभी काउंटर आज आपके रडार पर होने चाहिए। ये तमाम स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस अपडेट के लिए। लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट का एक्शन क्या रहेगा आज, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी CNBC आवाज पर। आज क्या एक्शन रहेगा कमोडिटी मार्केट्स में और साथ ही करेंसी मार्केट के लिए क्या क्यू है, इस पर एक चेक ले लेते हैं। सोना याद रखिए 3 महीने के हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। कच्चे तेल में भी तेजी का ही मूव बना हुआ है। NYMEX पर क्रूड $60 और ब्रेंट $67 के करीब पहुंच चुका है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 63.51 पर जाकर टिका है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस हफ्ते के लिए और आज के लिए खासतौर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे। रवि, गुड मॉर्निंग। जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं ओवर द वीकेंड, स्पेशली सोने में, माना यही जा रहा है कि शायद इस कमोडिटी में कुछ और खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। कंस्ट्रेंग कुछ टाइम ले सकता है US रेट्स बढ़ाने के लिहाज से। क्या राय रहेगी आपकी? गोल्ड क्या खरीदना चाहिए? एशियन ट्रेड में 1221 पर आकर थोड़ा सा थमा है, लगभग $1 की गिरावट। हर्षिता जी, जब तक 1225 के ऊपर ट्रेड नहीं होता तब तक अभी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि रुपी यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। तो एक बार वापस से आप सेल की स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं। 100 से 200 पॉइंट तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। तो 27,500 पे आप शॉर्ट करके चले। 27,600 का स्टॉप लॉस लें और टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको 27,300 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिर से दबाव देखने को मिले तो आप टारगेट के हिसाब से 27,300 के लिए सेल करके चल सकते हैं। ओके। और साथ ही कच्चा तेल, वहां पर क्या रणनीति आपकी होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ये भी इंच अप कर रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है इस पे भी रुपी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 3800 पे शॉर्ट करके चलें, 3850 का एक स्टॉप लॉस लें। टारगेट के हिसाब से देखें तो 3720 तक का टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। और साथ ही रुपया कंसिडरिंग ये लास्ट सेशन में 6350 पर टिका है, क्या कुछ और आपको लग रहा है वीकनेस रहेगी डॉलर के मुकाबले, या फिर अब थोड़ी सी मजबूती का आलम बनता हुआ दिखाई देगा?
हर्षिता जी, अभी भी रुपी में अगर आप देखें तो मजबूती कायम रहेगी और मुझे लगता है कि एक बार 63 रुपए 35 पैसे से 40 पैसे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 15 से 20 पैसे और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट की रणनीति में रहें रुपए में, और टारगेट के हिसाब से देखें 63.40 से 63.35 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 63.40 to 35 के लेवल्स कुछ मजबूती का आलम बनता हुआ दिखाई देगा रुपए में, और ये समय नहीं है कि यहाँ पर आप जमकर खरीदारी करें सोने और कच्चे तेल में, कंसिडरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में उबाल है, लेकिन रुपी फैक्टर से थोड़ा सा दबाव भारतीय बाजारों पर बनेगा, इसीलिए वो शॉर्ट पोजीशन सुझा रहे हैं रवि। लेकिन सरकार के 1 साल पूरे होने को है और अब वो दूसरे साल पर फोकस कर रही। सरकार के अगले साल का रोड मैप देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीटीआई को बताया है कि सुधारों की रफ्तार देने के लिए साथ सरकार के एजेंडा में टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे मुद्दे शामिल हैं। वित्त मंत्री के एजेंडा में और क्या बातें शामिल थी, यहां पर हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बताइए दूसरा साल का क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या प्राथमिकता, किस बात को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, वित्त मंत्री ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उससे ऐसा लगता है कि अगले साल में सरकार का मुख्य फोकस 2 बातों पर रहने वाला है। पहली बात यह होगी कि टैक्स की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें इस तरह से बदलाव किया जाए ताकि लोगों पर, कॉर्पोरेट पर टैक्स का बोझ कम से कम पड़े और टैक्स का दायरा ज्यादा बढ़ाया जाए। जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने अगले 5 साल तक कटौती की बात की है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में डायरेक्ट टैक्स में और भी इस तरह के फेरबदल किए जाएंगे ताकि लोगों पर टैक्स का बोझ कम पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सके। सरकार का एक फोकस ये होगा अपने काम के दूसरे साल में, यानी अब जो अभी से 1 साल शुरू हो रहा है उसके लिए। दूसरा जो फोकस होगा वो निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार तमाम और कदम आगे उठाएगी ताकि निवेश का माहौल और बेहतर हो सके। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा फोकस होगा सरकार का। हालांकि पिछले 1 साल में भी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई सारे काम किए हैं, लाइसेंस की व्यवस्था को दुरुस्त किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को काफी हद तक लागू किया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और भी कई सारी चीजें बची हैं, जैसे कंपनीज लॉ में कई सारे बदलाव किए जाने हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े हुए दूसरे जो कानून हो उसमें बदलाव किए जाने हैं, लाइसेंस की व्यवस्था में बदलाव किए जाने हैं। ये सारे सरकार के फोकस होंगे आने वाले 1 साल के दौरान। साथ ही साथ जहां जहां नियम बहुत स्पष्ट नहीं है, विवेकाधिकार की गुंजाइश ज्यादा है, सरकार इस जगह को भी खत्म करने की कोशिश यहां पे करेगी। और एक जो चौथी बात उन्होंने कही अपने इंटरव्यू में वो ये है कि रिफॉर्म को लेकर सरकार ने जिस तेजी से पिछले 1 साल में काम किया है उसी तेजी से आने वाले दिनों में भी सरकार काम करेगी, यानी अगले 1 साल में भी सरकार रिफॉर्म की उसी रफ्तार को बनाए रखेगी। और यहाँ पे सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू करना, इसको जो राजनीतिक बाधाएं उसको दूर करना, उसको धरातल पर लागू करना। इसी तरह सरकार दूसरे जमीन अधिग्रहण कानून को भी सरकार जल्द से लागू कराना चाहेगी। इस तरह के जो रिफॉर्म के दूसरे बिल अटके पड़े हैं उसको पारित करना चाहेगी और जो कार्यकारी आदेश के जरिए रिफॉर्म से जुड़े हुए मामले हैं उनको भी सरकार लागू करना चाहेगी। तो ये कुछ फोकस होंगे सरकार के अगले 1 साल के दौरान। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं रिटेल और थोक महंगाई दर में गिरावट के बाद सरकार ने उम्मीद जताई है कि 2 जून को होने वाली पॉलिसी रिव्यू में रिजर्व बैंक गवर्नर ब्याज दरों में कटौती करेंगे। पीटीआई को दिए गए इस इंटरव्यू में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ब्याज दरें घटने को लेकर जैसा लोग सोच रहे हैं वैसी उनकी भी उम्मीद है। तो रेट कट की उम्मीद यहां पर सरकार की भी बरकरार, लेकिन उद्योग संगठन एसोचैम ने मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज पर 10 में से 7 नंबर दिए हैं। हालांकि संगठन का कहना है कि टैक्स के मुद्दे पर सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है। एसोचैम के मुताबिक सरकार को देश में कारोबार करना आसान करने की दिशा में कई कदम उठाने की जरूरत अब भी है, खासकर राज्यों के नजरिए से बदलाव की गुंजाइश काफी है। एसोचैम का कहना है कि पिछले 1 साल में इकोनॉमी के कई क्षेत्रों में सुधार हुआ है, मसलन महंगाई कम हुई है, रुपए में स्थिरता आई है और देश के शेयर बाजार और भी आकर्षक हुए हैं। मोदी सरकार के 1 साल को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का क्या कहना है, ये हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी
मोदी सरकार के 1 साल को लेकर विपक्ष काफी हमले बोल रहा है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 1 साल के कार्यकाल से काफी संतुष्ट है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि 1 साल में सरकार देश में आशा का वातावरण बनाने में सफल हुई है। साथ ही भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगने को भी अमित शाह अपने सरकार की उपलब्धि मानते हैं। 1 साल में बहुत कुछ हुआ है संजय जी। देखिए, 1 साल के पहले पूरे देश भर में चर्चा थी करप्शन की। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि विपक्ष में भी हिम्मत नहीं है कि सरकार पर 1 साल में एक भी करप्शन का आरोप लगा पाए। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चारों ओर एक निराशा छाई हुई थी कि देश किस दिशा में जा रहा है मालूम नहीं है। विकास की दर ऊंधे मुंह गिर रही थी। एग्रीकल्चर की विकास की दर हो, इंडस्ट्री की विकास की दर हो या रोजगार की, सभी जगह पे नेगेटिव 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 आ रहा है। आज सभी जगह पे पॉजिटिव 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 है और एक आशा का वातावरण देश भर में निश्चित रूप से बनाने में ये सरकार सफल हुई है। खास मुलाकात में अमित शाह के किन आरोपों का भी बचाव किया है। जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला और स्पेक्ट्रम नीलामी काफी पारदर्शी तरीके से हुई है और यही वजह है कि मामले कोर्ट में नहीं अटक रहे हैं। केवल प्रोजेक्ट की, लेकिन अभी ग्राउंड पर काम देखने की एक आलोचना आती है, इस पर आप कैसे? रुके हुए प्रोजेक्टों का आंकड़ा 14% से गिराकर 6% पर हम लेकर आए हैं। कोयले की सारी खदानें अब करीब करीब जो रुकी पड़ी थी कोर्ट के आदेश के कारण, उसका एक पारदर्शी नीलामी कर उसको शुरू कराने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी सफलता मिली है। स्पेक्ट्रम की भी नीलामी अच्छे तरीके से हुई है और मैं इतना बताना चाहता हूं कि पारदर्शी नीलामी के कारण कोयले की नीलामी में सिर्फ 20 ही खदानों का नीलामी हुआ है और 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार के खजाने में जाने वाला है। और स्पेक्ट्रम जो 1/3 है आगे के नीलामी से, उसमें भी 1,09,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार के खजाने में इजाफा होने वाला है। यही बताता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और इसी के कारण कोर्ट के मामले नहीं बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और मंगोलिया यात्रा के बाद वो आज कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं साउथ कोरिया में और वहां पर भी बड़े बिजनेस डील्स की उम्मीद है। लेकिन चाइना में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और आईसीआईसीआई बैंक से लेकर इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने सभी ने कहा है कि चाइना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देख लेते हैं क्या कहा विशाल सिक्का ने इस बड़ी मुलाकात के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जैसे भारत से बाहर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाइना में काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे हमारे काम करने के लिए। चाइना के लिए ही नहीं, ऑफकोर्स चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन चाइना के बाहर का जो बिजनेस है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जैसे फ्यूचर को देखें तो और भी ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों देशों को मिलकर इस बारे में काम करना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर चाइना और इंडिया के बीच काम होने की उम्मीद और यहाँ पर बिजनेस हाउसेस भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में करने वाले हैं आने वाले सालों में। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्टॉक 2020 लेकर आएंगे नीरज और आशीष और आपको बताएंगे दिन के बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज ब्रेक के बाद।